Assalamu alaikum dear students, I am Feroz Shah from Quality Coaching Academy। आज हम इस वीडियो में लेक्चर नंबर 6 ऑफ लॉजिकल रीजनिंग के बारे में है ये वीडियो, और लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होगा। इससे पहले 5 लेक्चर में मैं 30 MCQs ऑफ लॉजिकल रीजनिंग आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। स्टार्ट लेते हैं। आज मैंने फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए बनाया, सेलेक्ट किया, और डिस्क्रिप्टिव में एनालिटिकल भी है और क्रिटिकल भी है, यानी दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। फिर आपको एक पैराग्राफ दे रहा हूं, इस पैराग्राफ की मदद से आपने बेशुमार क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं या देने हैं। पैराग्राफ रीड करते हैं। पैराग्राफ है कि जनाब 8 बुक्स हैं फिजिक्स के 8 बुक्स हैं, 6 बुक्स हैं केमिस्ट्री के, और 4 बुक्स हैं बायो के, और 3 बुक्स हैं इंग्लिश के। और इनसे आपने एक टावर बनाना है। टावर इस तरह बनाना है कि एक बुक रखना है आपने, लेकिन टावर बनाने का जो तरतीब है वो ये है कि पहले फिजिक्स का बुक रखोगे, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायो का, फिर इंग्लिश का, और फिर इस तरह फिजिक्स से स्टार्ट करोगे। इस ऑर्डर को देखते हुए आपने टावर बनाना है, और इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से आपने इस तरह के बेशुमार क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मैंने 3 लिखे हैं, ये 3 आंसर दे दे तो 4, 5, 6 वो भी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है। 30 से पहले लेक्चर्स में है। मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर ये वीडियो पॉज करें, इसको स्टॉप करें, और ये डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लें, और फिर सिर्फ इन 3 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें। आप यकीन करें आपके 10-15 मिनट लग जाएंगे, फिर भी आपके आंसर की एक्यूरेसी 50% भी नहीं होगी, यानी आधे में आधे ठीक, फुल में आधे ठीक और आधे गलत होंगे। अगर आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, माइंड पे बोझ बनेगा, एक्यूरेसी कम होगी आपकी, और टाइम ज्यादा लगेगा, काफी टाइम आपका लगेगा, और बार बार आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका बताया था, आई होप आपके माइंड में होगा। वो तरीका ये है कि गिवन इंफॉर्मेशन को पढ़ें मत, इसको परफॉर्म करें, एक अलग पेज पर एक जगह पर अपने लिए लिख के या ड्रॉ करें। आप हर सोच से आजाद हो जाएंगे, आपका माइंड फ्री और रिलैक्स हो जाएगा, और आप क्वेश्चन रीड करोगे और इंफॉर्मेशन देखकर आंसर सेलेक्ट करोगे। The easy way to deal questions in descriptive form and critical thinking and analytical reasoning is कि इंफॉर्मेशंस को ड्रॉ करो या उनको लिखो। तो पैराग्राफ को बिल्कुल मंजर से हटा देना, फिर पैराग्राफ की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस क्वेश्चंस देखकर इंफॉर्मेशन पे नजर डालें, बिना सोचे बिना समझे इंफॉर्मेशन आपसे कहेगा कि ऑप्शन ठीक है, टाइम भी बच जाएगा आपका, और एक्यूरेसी 100% होगी, फिर कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा इसका। सो आपने वीडियो पास किया, आपने ट्राई किया होगा, ये 3 क्वेश्चंस आप ट्राई करें, आप यकीन करें आपको मुश्किल फेस होगा। अब इस तरह के बेशुमार क्वेश्चन को आसान बनाता हूं। इस तरह कैसे? मैं ये पैराग्राफ ड्रा कर लेता हूं। मैं कहूंगा फर्स्ट करो माय डियर स्टूडेंट, ये जमीन है, सरफेस ऑफ अर्थ है। पहले ये देखो कि कितने बुक्स हैं, तो 8 बुक्स और 6 14 और 4 18 और 3 21, टोटल 21 बुक्स का टावर बनाना है। तो बना लो, इसमें हर्ज क्या है। ये जनाब मैं टावर बना रहा हूं आपके सामने, यहां तक बना लेता हूं, कोशिश कर रहा हूं कि साफ साफ बन जाए। मैं टावर बना रहा हूं, इतना मैं समझ गया कि मुझे 21 बुक्स अरेंज करने हैं। तो मैं काउंट करता हूं 1, थोड़े छोटे ले लेता हूं, जगह शायद कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 और ऊपर वाला 21। ये 21 बुक्स का टावर बन गया। कितना टाइम लगा होगा? 30 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा। अब इस ऑर्डर से कैलिब्रेट करो, इसको कैलिब्रेट करें माय डियर स्टूडेंट। तो पहला है फिजिक्स का बुक, फिजिक्स, फिर है केमिस्ट्री, फिर है बायो, और फिर है इंग्लिश। ओके,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, और उसके बाद फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो और फिर इंग्लिश। फिर दोबारा शुरू करें तो फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। फिर शुरू करें, शाबाश। तो आप कहें सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर क्या होगा? ज्यादातर 90% स्टूडेंट कहते हैं फिर इंग्लिश, लेकिन भूल जाते हैं कि इंग्लिश के कितने बुक्स थे? 3 बुक्स थे। कितने बुक्स थे? 3। तो 3 तो पूरे हो गए, 1 2 3। इसके बाद आपके पास इंग्लिश का बुक नहीं है, तो ऑर्डर से इंग्लिश निकल गया, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बाद अब आप इंग्लिश की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि इंग्लिश का बुक तो होगा ही नहीं। अब दोबारा फिजिक्स की तरफ आओगे, तो यहाँ बायो के बाद फिजिक्स स्टार्ट होगा। फिर फिजिक्स जनाब, फिजिक्स का बुक आपने रखा, और फिर केमिस्ट्री, और फिर बायो। बायो के कितने हो गए? 1 2 3 4, और ये कितना है? 5th। तो आप कहें बायो के बुक्स तो 4 हैं, लिहाजा यहाँ अब बायो का बुक एडजस्ट नहीं हो सकता। बायो के बुक्स भी 4 थे, खत्म हो गए। चलो ठीक, मैं और आप समझ गए। अब क्या होगा? जब बायो भी मंजर आम से निकल गया, तो केमिस्ट्री के बाद फिर फिजिक्स स्टार्ट होगा। तो केमिस्ट्री के बाद फिर फिजिक्स। अब केमिस्ट्री रखो, एक बार और केमिस्ट्री रखें। केमिस्ट्री के बाद फिर फिजिक्स। क्या अब केमिस्ट्री हो गया फिजिक्स? तो आप कहें सर केमिस्ट्री के भी 6 बुक्स हैं, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6। केमिस्ट्री खत्म, तो आखिरी बुक भी फिजिक्स का होगा, और वो इसके टॉप पर रख लोगे। उम्मीद है आप समझ गए हैं। देखो उसमें टावर बनाया बमुश्किल, मैं तो आपको समझा भी रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मुझे ये टास्क दोगे तो मैं खुद अपने लिए ये टावर 30 सेकंड के अंदर बना सकता हूँ। बन गया तो अब डिस्क्रिप्शन को मंजरेआम से ही हटाता हूँ, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं रही। अब मेरा हर आंसर दिया गया टावर सॉल्व करेगा, और यकीन करें माइंड पे कोई बोझ ही नहीं होगा, और हर आंसर ठीक होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये टावर नहीं बना था, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट्स को आपने ड्रा नहीं किया था, लिखा नहीं था, डिस्क्रिप्शन में था, तो ये 3 क्वेश्चन काफी मुश्किल भी थे और टाइम रिक्वायर्ड भी थे। अब नहीं है, काउंट करें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 31, द टॉप पोजीशन ऑफ इंग्लिश बुक इज। इंग्लिश बुक की सबसे ऊंची पोजीशन क्या है? तो देखो 7th 8th 9th या 9th। अगर आपने टावर नहीं बनाया होगा, सोचते रहो ना, पैराग्राफ 10 दफा तो पढ़ो, आपको क्या पता चलेगा? टाइम ही लगाओगे और आखिर में एक सिलेक्ट करोगे, उसका 90% चांस है कि गलत। अब टावर बन चुका है, तो नंबर लिखने में क्या हर्ज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 नंबर भी मैंने लिखे। अब बताओ कि इंग्लिश का टॉप पोजीशन क्या है? तो ये इंग्लिश की आखिरी बुक है ये वाली, और देखो इसका टॉप पोजीशन क्या है? 12th के बाद इंग्लिश की बुक नहीं आई, सो द टॉप पोजीशन ऑफ इंग्लिश बुक इज 12th। क्या इसमें है? नहीं है, तो करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज, और आपके लिए लिख रहा हूं कि द टॉप पोजीशन ऑफ इंग्लिश बुक इज 12th। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, द बुक एट द मिड ऑफ द टावर। मिड का मतलब है कि उससे ऊपर और उससे नीचे सेम क्वांटिटी ऑफ बुक्स हो। तो टोटल कितने बुक्स हैं? शाबाश, टोटल 21 है। तो आपको पता है कि इसका मिड क्या होगा? इसका मिड होगा 11। 11 क्यों होगा? क्योंकि 11 से आगे भी 10 है और 11 से पीछे भी पहले भी 10 है, तो मिड, यानी ये 11 नंबर पे जो बुक है, ये 11 नंबर पे जो बुक है माय डियर स्टूडेंट, ये बुक मिड में है। इट इज द मिड बुक ऑफ द गिवन टावर। इस टावर के मिड में है ये बुक। अब मिड में है, सबूत दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस बुक से ऊपर 10 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बुक्स इसके नीचे हैं। तो द मिड बुक ऑफ द टावर इज बायो बुक। आप देखो 11th नंबर पे कौन सा बुक है? बायो बुक। अगर आपने पैराग्राफ को देखकर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सॉल्व करते रह जाओगे, टावर नहीं बनाया तो आप इतने आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे। और देखो जनाब, मुझे पता चल गया कि मिड में जो बुक है वो बायो का बुक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, द थर्ड लास्ट बुक ऑफ द टावर इज। टावर में जो तीसरा आखिरी बुक है, तो ये सबसे आखिरी है, फर्स्ट लास्ट, it is the second last and the third last book is that of chemistry।
The third last book is that of Chemia. So जनाब chemistry is the third last book of the tower. Third last book chemistry है. देखो इतना आसानी से हम सेलेक्ट कर सकते हैं. ये 3 क्वेश्चन आप समझ गए. और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं इस टावर के बारे में, इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट के बारे में. So my dear students, let me discuss it. अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में आपसे कहूँ कि what will be question number 34 about that. अगर मैं कहूँ that the book which will get finished second, जो बुक दूसरे नंबर पे खत्म होगा वो कौन सा बुक होगा? फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, बायो का होगा या इंग्लिश का होगा? तो जिसकी तादाद सबसे कम है वो पहले नंबर पे खत्म होगा, जिसकी तादाद दूसरे नंबर पे है वो दूसरे नंबर पे खत्म होगा. तो इंग्लिश के बुक सिर्फ 3 थे, तो ये पहली फर्स्ट पोजीशन पे ये खत्म होगा. और इसके बुक्स 4 हैं तो ये सेकंड पोजीशन पे खत्म होगा. इस क्वेश्चन का माय डियर स्टूडेंट आंसर है बायो बुक. क्वेश्चन नंबर 35. अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 35 के वो क्या है? हाउ मेनी books are there? How many books are there between first English book and last English book? इंग्लिश के फर्स्ट और लास्ट बुक के दरमियान कितने बुक्स हैं? ऑप्शन ए it is 7, ऑप्शन बी it is 9, ऑप्शन सी it is 13 और ऑप्शन डी it is 9. ये नाम एहतियातन रख रहा हूं क्योंकि मैंने गिने नहीं, आपके सामने बना रहा हूं और गिन रहा हूं. सो जनाब ये है फर्स्ट इंग्लिश बुक, ये फर्स्ट इंग्लिश बुक है और इंग्लिश की ये लास्ट इंग्लिश बुक है. तो फर्स्ट इंग्लिश बुक और लास्ट इंग्लिश बुक के दरमियान में कितने बुक्स है आप गिन लो. 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी फर्स्ट इंग्लिश बुक और लास्ट इंग्लिश बुक के दरमियान 7 बुक्स हैं. और जनाब तवक्कुल जो है बेहतरीन चीज है, तो देखो तवक्कुल भी लग गया और हमारा ऑप्शन ए ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. इसी टावर के बारे में अगर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 36 मांगूं इस तरह, that how many chemistry books are there? How many chemistry books are there in the last 8 books of tower? इस टावर के आखिरी 8 बुक्स में से केमिस्ट्री के बुक्स कितने हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4. ऑप्शन ई नान भी ले लेता हूं, वैसे नान नहीं होगा. टोटल तो 6 बुक्स हैं, तो आखिरी 8 बुक्स में से इन तीनों में जरूर कोई एक होना चाहिए. चलिए पढ़ते हैं. लास्ट कितने बुक्स? लास्ट याद रखिए, ऐसा ना हो कि जल्दी में फर्स्ट लेंगे. लास्ट 8 बुक्स, लास्ट 8 बुक्स ये हैं. 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8. ये लास्ट 8 बुक्स हैं. लास्ट 8 है, ठीक है. तो इसमें केमिस्ट्री के कितने बुक्स हैं? 1 2 3. लास्ट 8 बुक्स में, टावर के लास्ट 8 बुक्स में 3 केमिस्ट्री बुक्स हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी ठीक है. क्वेश्चन नंबर 37. अब 37 पे बात करने वाला हूं. अगर मैं कहूं which book cannot be simultaneously repeated in tower. साइमल्टेनियसली का मतलब है एक के बाद दूसरा, कंसेक्यूटिवली. साइमल्टेनियसली तो खैर गलत है, कंसेक्टिव कहने, कंसेक्टिवली. Which book cannot be consecutively repeated in tower? Consecutively repetition का मतलब है कि जैसे फिजिक्स के बाद फिर फिजिक्स आ जाए, तो इट इज कंसेक्टिव.
कौन सा बुक कंजेक्टिविटी को ओबे नहीं करेगा? पूरे टावर को आप गौर से देखिए। पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन ए अल्कीमिया बुक, ऑप्शन बी बायो बुक, ऑप्शन सी इंग्लिश बुक और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो उम्मीद है मेरे कहने से पहले आपके जहन में क्लियर हो गया होगा कि सर ऑल ऑफ दीज क्यों? क्योंकि पूरे टावर में कंसेक्यूटिव सिर्फ एक बुक आया है और वो है टॉप पर 2 बुक्स, फिजिक्स के बाद फिजिक्स। सिर्फ फिजिक्स बुक में कंसेक्यूटिव आने का वो एबिलिटी है, वो केस है। बाकी किसी भी सब्जेक्ट का बुक कंसेक्यूटिव नहीं है। केमिस्ट्री के बाद केमिस्ट्री इस पूरे टावर में नहीं है, बायो के बाद बायो इस पूरे टावर में नहीं है, और इंग्लिश के बाद इंग्लिश इस पूरे टावर में नहीं है। सो ऑल ऑफ दीज possess no ability of conjectivity in this tower. Conjectivity का कोई रुझान इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? अगर मैं इसी टावर के बारे में आपसे क्वेश्चन नंबर 38 करूं, सो व्हाट विल बी इट? क्वेश्चन नंबर 38 है माय डियर स्टूडेंट, द पोजीशन ऑफ सेकंड chemistry book. The position of second chemistry book from top is option A 18th, option B 16th, option C 15th और ऑप्शन डी नान रख रहा हूं मैं आपके सामने गिनूंगा। अगर इसमें आ गया तो ठीक, नहीं तो नान बादशाह है सारे ऑप्शंस का। सो टॉप से गिने, फर्स्ट बॉटम से नहीं गिनोगे। सो जनाब पहले बुक हाईलाइट करें, इसमें भी गलती मत करें, हर बात में लॉजिक है। अगर आपको लॉजिक आता है, लॉजिक मीन फाइंडिंग इजी ट्रिक फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तक पहुंचने का आसान रास्ता, सही रास्ता और जल्दी तलाश करना। यू आर लॉजिकली स्ट्रॉन्ग। सो पहले बुक सेलेक्ट करें, सेकेंड केमिस्ट्री बुक। पहले अपने लिए टारगेट बताएं, तो आप कहें सर ये फर्स्ट केमिस्ट्री बुक है, ये सेकेंड केमिस्ट्री, ये तो हमसे क्वेश्चन इसके बारे में किया गया है। देखो मैंने इसको जानबूझकर हाईलाइट किया गया, मैंने हाईलाइट कर लिया। अब टॉप से शुरू करें, नथिंग एल्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। It means the second chemia book is at 16th position from the top। और खुशी इस बात की है कि हमने फिर तवक्कुल से काम लिया और तवक्कुल फिर जीत गया। और जनाब 38 एंड 39 मैंने सुना है जनाब, अगर आपने एक काम करना है और आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं, मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मेरा खुद इस जो सुनी सुनाई बात है इस पे मैं स्ट्रांगली बिलीव कर रहा हूँ, ये मेरा जाती राय है, मेरी जाती राय है कि अगर आप एक काम करना चाहते हो और आपको पता नहीं चलता कि मैं ये करूँ या ना करूँ जायज़ काम, तो 2 रास्ते हैं। या तो अल्लाह पे तवक्कुल करो कि कर लेता हूँ, अंजाम खुदा के हवाले, बस किस्मत अल्लाह के हाथ में है, तवक्कुल। और दूसरा इस्तिखारा कर लो, इस्तिखारे से आपको इशारा मिल जाएगा कि करूँ या ना करूँ। सो मेरे ख्याल में मैंने सुना है कि तवक्कुल करने वालों को अल्लाह ज़्यादा पसंद करता है, जो अल्लाह पे भरोसा रखें। हम आगे बढ़ते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, इस्तिखारा भी एक अच्छा रास्ता है, तो कीजिएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 39, और 39 क्वेश्चन में मैं क्या आइडिया आपसे ले सकूं वो ये है जनाब कि द पोजीशंस ऑफ फिफ्थ फिजिक्स बुक फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम से फिफ्थ फिजिक्स बुक का पोजीशन क्या होगा? ऑप्शन ए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसका पोजीशन होगा जनाब 7th और 14th। ऑप्शन बी 6th एंड 15th, यानी बॉटम से 15 और टॉप से 6th। ऑप्शन सी इट इज 8th एंड 13th। वही बात नान जरूर लूंगा क्योंकि मैं टावर से देखकर पता लगेगा, क्वेश्चन तो बना लिया लेकिन आंसर का पता नहीं है। पहले टारगेट फिफ्थ फिजिक्स बुक, टारगेट को हाईलाइट करो, जूम करो। तो आप कहें सर फिजिक्स की पहली बुक, फिजिक्स की दूसरी बुक, फिजिक्स की तीसरी बुक और फिजिक्स की 4th बुक एंड फिजिक्स की 5th बुक।
ये है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस वक्त बुक अंडर क्वेश्चन है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, को टॉप से गिनो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी इट इज एट 6th पोजीशन फ्रॉम टॉप एंड इट इज एट 16th पोजीशन फ्रॉम बॉटम। नीचे से 16 नंबर पे हैं और ऊपर से 6th पोजीशन पे हैं, और मुझसे जजमेंट में गलती हो गई है। 6 तो ठीक है लेकिन मैंने 15th लिखा, बस अब नहीं मिटाते हैं, जो हो गया सो हो गया। नन ऑफ दीज, और आप अच्छी बच्चों की तरह नन के साथ लिख लें कि फ्रॉम टॉप इट इज 6th बट फ्रॉम बॉटम इट इज 16th। आप समझ गए होंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 38 तक के डिस्कशन किए। अब कुछ और जनरल क्वेश्चन शेयर कर लेता हूं आपके साथ। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आइडिया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम फिगर वाइज बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके लिए, अगर मैं कहूं कि मैं यहां एक फिगर बना रहा हूं जस्ट लाइक दिस, ऐसा एक फिगर बना रहा हूं, और मैं कहूं यहां पर 4 है और यहां पर लिखूं 2 और इधर लिखूं जनाब 0, इधर 0 लिखूं और इधर मैं लिखूं 8, यहां पर लिखूं 3 और यहां लिखूं क्वेश्चन मार्क, फर्ज करो क्वेश्चन मार्क, और इधर लिखूं 12 और इधर लिखूं जनाब 4 और इधर लिखूं 4। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपके ख्याल में? माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ऑप्शंस आपको दे रहा हूं 5, नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा हूं 11 और नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा हूं 2 और नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा हूं 3। तो आपके ख्याल में कौन सा आंसर ठीक है? एक फिगर वाइज क्वेश्चन है, बन गया। बस अब देखते हैं क्या है इसमें। द रूल इन दिस क्वेश्चन इज दैट रिजल्ट जो है वो रिजल्ट इज फर्स्ट माइनस डबल ऑफ सेकेंड, फर्स्ट माइनस डबल ऑफ सेकेंड। वेरीफाई जरूर करना है, ये फर्स्ट है, ये रिजल्ट है। तो देखो रिजल्ट हम ले रहे हैं, फर्स्ट क्या है आप कहें सर 4 है, माइनस डबल ऑफ सेकेंड क्या है तो 2 है, और 4 माइनस 2 2 आर 4, 4 माइनस 4 0। इट मीन ये वेरीफाई हो गया। इस पे कंफर्म करेंगे होता है या नहीं। तो देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट की जगह है 4 माइनस सेकेंड की जगह क्या है, सेकेंड की जगह सॉरी फर्स्ट जो है यहाँ 12 है और सेकेंड की जगह है डबल ऑफ 4 और डबल ऑफ 4 2 4 आर 8 और 12 माइनस 8 इज 4। देखो ये भी वेरीफाई हो गया। अगर आप रूल समझ गए हो तो इट मीन कि आप कहोगे कि सर रिजल्ट इज फर्स्ट माइनस डबल ऑफ सेकेंड। इस रूल से सॉल्व होता है, ट्राई करें प्लीज। तो द रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन मार्क इज, फर्स्ट हमें मिला है 8 माइनस डबल ऑफ 3, so 8 minus 6 and the result is 2. Hence question mark can be replaced by option C. 2 is the correct answer. 2 is the correct answer. Next question, question number 40. Question number 40 है, एक सीरीज ले लेते हैं and the series is 3 12 39. What will be the next? What will be the next term? So अगर मैं कहूँ option A, it will be 110. Option B 140, 120 और option D none of these. एहतियातन नॉन ले रहा हूँ। So रूल हाइड है जनाब, हिडन रूल है। आप बताएं, पहले हिडन रूल गेस करें, वेरीफाई करें और आगे अप्लाई करें। सो कहें सर ऐसे लग रहा है जैसे आपने रूल हाइड किया। द हिडन रूल इज दैट +1, पहले +1 करें और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करें, यानी पहले +1 करें फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई करें। तो 3 के साथ +1 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 + 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 12। शक यकीन में बदलने वाला है।
अगर इसने भी वेरीफाई किया तो यकीन में बदल गया, फिर रिप्लाई करें। 12 + 1 तो 13, और 13 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 39। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही, यकीन आ गया कि जो रूल हमने डिटेक्ट किया है वो सही है। सो इट मीन के 39 के साथ +1 तो 40, और 40 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 120। Hence the correct option of the given question is 120. ये था क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41, और क्वेश्चन नंबर 41 क्या है आपके लिए? अगर मैं कहूं that AJ ऑप्शन AJ फिर सेकेंड टर्म BI और CH, और क्वेश्चन करूं मैं कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स आप बना सकते हो? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। नाम नहीं लिया, आप खुदा करे कि इसमें आ जाए। अब लॉजिक ऑफ द सीरीज क्या है? इस सीरीज का लॉजिक क्या है? द लॉजिक ऑफ दिस सीरीज इज कि A B C D E F G H I और J इनसे टर्म बनाए हैं और दो को मिलाया है, दो को मिलाया है। टर्म नहीं पूछा, तादाद पूछी है। तो टोटल कितने अल्फाबेट्स यूज हुए हैं आप गिने तो सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और टर्म में कितने अल्फाबेट्स हैं? एक टर्म में 2 हैं, तो 10 अल्फाबेट से कितने टर्म्स बनेंगे? 5। करेक्ट आंसर है 5। मैं ड्रा भी कर लेता हूं, यानी पहले टर्म के लिए A को J से मिलाया है, दूसरे टर्म के लिए B को I से मिला लिया, तीसरे टर्म के लिए C को H से मिला लिया। अब फोर्थ टर्म हमारा होगा D को G से मिलाएंगे, और जैसे ही आप E को F से मिलाओगे तो अल्फाबेट्स खत्म, बस क्लोज, सीरीज क्लोज्ड, इट विल बी द लास्ट टर्म। तो पूछ सकते हैं हाउ मेनी टर्म्स के बजाय ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। So the last term will be EF. The last term will be EF. What will be the second last term of this series? So it will be DG. It will be GD. GD हमारे पास next होगा। Question number 43. Question number 43 पे बात करते हैं, और question number 43 इसको भी एक सीरीज वाइज बना लेते हैं या फिगर वाइज बना लेते हैं। If we have a triangle like this, अगर ये एक ट्रायंगल है और ऐसा है, और जनाब मैं इस ट्रायंगल को एक और ट्रायंगल दे दूं और फिर एक और ट्रायंगल दे दूं ऐसे, और मैं कहूं कि इसके सेंटर में, गौर करें, लेट मी कॉल दैट द वैल्यू ऑफ दिस इज 15। इसके सेंटर में मैं 15 लिख रहा हूं, लिख दिया। और इधर जनाब मैं एक साइड के साथ डबल लाइन लगा दूं, और अब मैं कहूं कि इट इज इक्वल टू 25। इट इज 25। और अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसके साथ एक लाइन लगा दूं, एक लाइन इसके साथ लगा दूं, और एक लाइन इसके साथ, यानी मैं एक और ट्रायंगल बना दूं ऐसे। So यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दूं that what will be the value in this triangle, expected value. Option A, option A, it will be equal to 15. Option B, it will be equal to 25. और option C, it will be equal to 45. और option D, it will be equal to 55. E एहतियातन ना ले रहा हूं। So what is the logic behind the scene? सामने बना रहा हूं तो फिर ये इजी भी होंगे। एनीहाउ, यहां 3 साइड्स हैं और 15 लिखा है, यहां 3 साइड्स और 15 लिखा है। इसका मतलब है कि फर्स्ट ट्रायंगल के हर साइड का की वैल्यू 5 है। 5 5 5 तो 15। मैं ऐसा गेस कर रहा हूं, शक कर रहा हूं, यकीन में बदलूंगा। फिर यहां वही ट्रायंगल है तो 5 5 5 15,
और सेकेंड ट्राइंगल का सिर्फ एक साइड है जिसकी वैल्यू 10 है, जिसकी वैल्यू यानी फर्स्ट ट्राइंगल के हर साइड की वैल्यू 5 है। सेकेंड ट्राइंगल अगर बनाना हो या डबल लाइन अगर आनी हो तो उसकी वैल्यू फिर 10 है, इसलिए 5 5 5 15 प्लस 10 तो 25। अब मैं तीसरा पर ये रूल अप्लाई करूंगा, अगर ऑप्शन मिल गया तो ले लूंगा, ना मिला तो फिर एक और आइडिया सोचूंगा। जिस आइडिया को अप्लाई करो और उसका आंसर मिल जाए वो ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कहूंगा फर्स्ट ट्राइंगल के 5 5 5 15 और सेकेंड लाइन डबल लाइन आ जाए तो ये मुझे बता रहा है कि सिंगल लाइन के 5 5 जिसके साथ डबल आएगा तो डबल लाइन की वैल्यू 10 होगी, लिहाजा इसके साथ डबल तो 10, ये भी 10 और ये भी 10, 10 10 और 10 30 ये हो गए, 15 वो है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 45। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 45। ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 45 पे बात करने वाला हूं, और क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, एक क्वेश्चन और भी मैंने टेस्ट में या बुक्स में दिया था तो स्टूडेंट ने उसको भी टेस्ट किया, जहन में आ रहा है तो आपके साथ शेयर करता हूं। ये है हमारे स्टूडेंट एक कॉलम अगेन, और इसमें लिखा गया था इस तरह, वैल्यू इस तरह लिखे थे कि यहां 0 था, यहां 1 था, 1 2 3 और 1 2 और 3, ठीक। इधर आया था 1, इधर था नथिंग, इधर था नथिंग, नील, और इधर भी है नील, जबकि यहां पर वैल्यू है क्वेश्चन मार्क कि यहां की वैल्यू क्या होगी। इधर है नथिंग, यहां पर लिखा गया था, यहां है नथिंग, यहां भी है नथिंग, और इधर वैल्यू लिखा है जनाब 18। इस फिगर में आप बताएं कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए इट इज 4, ऑप्शन बी इट इज 6, ऑप्शन सी इट इज 8 और ऑप्शन डी इट इज 10। तो रूल आपको ट्रेस करना है, अप्लाई करना है। जहां पर क्रॉस है वहां तो सोचे भी मत, देखो इस वैल्यू को मुलाहिजा करें, क्या आ रहा है, सॉरी इधर 2 है, 1 नहीं है प्लीज, इधर 2 है, क्वेश्चन में इधर 2 दिया गया था, ये 2 है प्लीज। आप गौर करें यहां 2 है, जहन में आइडिया आता है कि टॉप और साइड, ये है साइड का नंबर और ये है टॉप का नंबर, तो जहन ने रूल डिटेक्ट किया कि द रिजल्ट विल बी इक्वल टू टॉप प्लस साइड। टॉप और साइड को ऐड करो, रिजल्ट लिख लो उसके नीचे, क्योंकि 1 + 1 से 2। अब ये जो मैंने रिजल्ट निकाला है ये अभी शक में है, अब इसे कंफर्मेशन से गुजारना है। सो एक और वेल नोन वैल्यू पर अप्लाई करें। अगर टॉप प्लस साइड वाला लॉजिक सही है तो ये 18 भी आना चाहिए, लेकिन 18 के टॉप पर 3 है, तो टॉप की जगह 3 प्लस 18 के साइड पर 3 है, तो 3 + 3 से तो 18 नहीं आता, 6 आता है, और यहां तो 18 है। इसका मतलब है कि हमारा जो शक था वो गलत था, ये रूल नहीं है, इसको चेंज करो, कोई और रूल सोचो। सोचते हैं अचानक ख्याल आएगा कि अगर हम 1 का स्क्वायर ले लें और इसका भी स्क्वायर ले लें और फिर ऐड करें तो 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर फिर भी तो 2 आता है, तो शक हुआ कि हो सकता है टॉप का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर ऐड हुआ हो। अब ट्राई करें तो देखो 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर अभी भी 2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और अब देखो टॉप मीन 3 का स्क्वायर, इधर है जनाब 3 टॉप पे है तो स्क्वायर, और इधर 3 साइड पे है तो स्क्वायर, और 3 स्क्वायर 9 और 3 स्क्वायर 9 और 9 9 18, ये रूल काम करेगा। इस रूल से ये 2 भी वेरीफाई और ये 18 भी वेरीफाई, तो अब शक की गुंजाइश नहीं है। अप्लाई करो, आंसर लो और आगे बढ़ो। तो जनाब इधर होगा टॉप का स्क्वायर और साइड का स्क्वायर। टॉप का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 + 4 is 8। Hence the correct option in this question is option C होगा। Question number 46। Question number 46 क्या है? Question number 46 आपके लिए बना लेता हूं। That a का पावर 26, z का पावर 25, b का पावर 25,
और x का पावर y का पावर 24, y का पावर 24 और c का पावर 24 और x का पावर 23. What are the fifth and sixth terms? What are the fifth and sixth terms? ऑप्शन ए आपके लिए लिखता हूं. ऑप्शन ए है माय डियर स्टूडेंट f का पावर 21 और u का पावर 20. ऑप्शन बी f का पावर 21 v का पावर 20 और ऑप्शन सी f का पावर 21 t का पावर 20 और ऑप्शन डी एहतियातन ना ले रहा हूं, हो सकता है गलत हो. ऑप्शंस अभी आपके सामने बना है तो आई डोंट नो क्या आएगा. तरीका आपको कई बार समझा चुका हूं कि अल्फाबेटिक क्वेश्चंस को देखते ही ए से जी तक लिखने में देर ना करें. तो मैं लिखता हूं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. मैंने सब लिखा. अब देखो A के साथ मिलाया गया है Z, तो AZ पहला टर्म. B के साथ मिलाया गया है Y सेकेंड टर्म. C के साथ मिलाया गया है X बिल्कुल. तो D के साथ मिलाया जाएगा W और E के साथ मिलाया जाएगा V. इट मीन के F के साथ मिलाया जाएगा U. F के साथ मिला. व्हाट इज द फिफ्थ टर्म? मैंने दो टर्म नहीं लिखे. व्हाट इज द फिफ्थ टर्म? फिफ्थ टर्म क्या होगा? फिफ्थ टर्म क्या है वो और से देखें. तो ये है जनाब फर्स्ट टर्म, ठीक. ये सेकेंड टर्म, फिर ये है थर्ड टर्म, फिर ये है फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म माय डियर स्टूडेंट ई के साथ मिला है W. सो द फिफ्थ टर्म इज ई के साथ W मिला है. पावर क्या होगा मुलाहिजा करें. 26 फर्स्ट, फिर 25 सेकेंड, 24 थर्ड, तो 23 will be fourth and 22 will be fifth. तो E का पावर 22 होगा और नेक्स्ट टर्म का पावर इससे एक कम होता है तो ये 21. यानी द फिफ्थ टर्म विल बी E22 and W21. और अगर सिक्स टर्म मांगे तो फिर E के बाद F है और F के साथ दोस्ती करेगा U और इसका पावर 22 है तो ये 21 और ये 21 से 20. So it is the fifth term, it is the sixth term. ऑप्शन में नहीं है तो करेक्ट आंसर है none of these. अल्फाबेटिक सीरीज जितने आसान लगते हैं अक्सर ऐसे होते नहीं हैं. इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है. अगर आपने अल्फाबेट्स लिख लिए तो आपको हेल्प मिल जाएगी, वरना ये आपका वक्त ही जाया कर देंगे और आप इसमें सोचते रहोगे. क्वेश्चन नंबर आई डोंट नो कितना कौन सा था, 46 था, 47 था. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट या 47 है और या 48 है, जो भी है. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिगर वाइज. और क्वेश्चन है मेरा दैट इफ वी हैव अ सिलेंडर, और इस सिलेंडर पे मैं इधर लिखूं 3, इधर लिखूं 2 और इधर लिखूं 6 और यहां पर लिखूं 12. फिर मैं एक और सिलेंडर बनाऊं और इधर लिखूं 4 और इधर लिखूं 3 और इधर लिखूं 12 और इधर लिखूं 24. सो मैं आपको तीसरा सिलेंडर दे रहा हूं और इस सिलेंडर में मैं इधर लिख रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी कॉल इट 5 लिख रहा हूं और इधर A लिखकर अननोन, इधर B लिखकर अननोन और इधर C लिखकर अननोन. ABC बना दिए मैंने
और क्वेश्चन कर रहा हूं कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इसमें हमारे पास होगा, लेट मी कंसिडर इट इज 4, 20 और लेट मी से 20। ऑप्शन बी, इट इज 24, 40। ऑप्शन सी 4, 20, 40 और ऑप्शन डी एहतियातन ले रहा हूं नाम, एहतियातन ले रहा हूं नाम। आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं तो आप सिर्फ देखें कि सॉल्व कैसे करते हैं, इस पे सोचेंगे। यानी ये रेफरेंस वैल्यू है, इट इज द रेफरेंस वैल्यू और टॉप पे जो वैल्यू है वो -1 को ओबे कर रही है। मुझे शक हुआ टॉप की वैल्यू का -1, क्योंकि 3 से 2 कम है। इधर वेरीफाई करूंगा, यहां शक यहां यकीन, और 4 से 3 फिर -1 को ओबे कर रहा है, तो पता चल गया जनाब कि टॉप वाली वैल्यू इस वैल्यू से 1 कम है। तो 5 से -1 करें तो a विल बिकम 4। अगर a की वैल्यू 4 है तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया। अब या a ठीक है या c ठीक है या नॉट ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे हैं। b की तरफ आते हैं। ये वाली वैल्यू जो है 3 2s are 6, यानी ये जो है मल्टीप्लाई ऑफ 3 and 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी टॉप और साइड की वैल्यू मल्टीप्लाई करो। अब यहां से तो मुझे शक है कि राइट वाली वैल्यू लेफ्ट और टॉप की मल्टीप्लीकेशन से आई है। इधर अप्लाई करूंगा, टॉप पे 3 है और इधर 4 है, 4 3s are 12, वेरीफाई हो गया, अप्लाई करो, यानी 4 5s are क्या होगा 20, सो b विल बी इक्वल टू 20, लिहाजा 4 और 20 अभी भी ये भी ठीक है, ये भी और नॉन भी। देखते हैं क्या है, इतना तो पता चल गया कि ये 20 है। अब लास्ट वाली वैल्यू को देखें। सो ये 12 जो है, ये 12 ये इस वैल्यू के डबल है, 6 के डबल है, 6 का ये डबल है, शक है मुझे, इधर से वेरीफाई करो। 24 is the double of 12, so C will be the double of B. If B is 20, it will be 40, and hence the correct option is option C. Option C ठीक है। मैंने आज या 16 या 17 या 18 MCQs डिस्कस किए, समझो 2 वीडियोस रिकॉर्ड किए। एक अननोन स्टूडेंट से वादा किया था कि 2 वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा। कल थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए वीडियो मिस हो गया, और आज मैंने लॉजिक के डबल वीडियो रिकॉर्ड किए। कल भी इंशाल्लाह 15-20 वीडियो अल्लाह ने चाहा तो अपलोड करूंगा। वीडियोस देखते रहेगा, तैयारी करते रहेगा। अल्लाह आपको खुश रखें। अल्लाह हाफिज।